कल हमने वेब सर्विसेज के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उसके एडवांटेजेस क्या है। अच्छा, वेब सर्विसेज कल जो पढ़ा सभी को क्लियर है? सभी यहाँ पे प्रेजेंट है जो कल क्लास में थे, तो सभी को कोई डाउट है क्या? कौन नहीं था? नहीं विजय। अच्छा अच्छा, वेब सर्विसेज का ओवरव्यू पहले दे देता हूँ ताकि तुम्हारे लिए कोई। और सर मेरी एक बात सुन लीजिए। हाँ, हेलो सर। अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। एक्सपोजिंग बिजनेस फंक्शनैलिटी ऑन द नेट। वेब सर्विस एक तरह की यूनिट होती है, कोर्स की यूनिट है जो आपको कुछ तरह की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करवाती है। क्लाइंट क्लाइंट कह लो या एंड यूज़र कह लो, दोनों एक ही चीज़ होती है। अब ये फंक्शनैलिटी HTTP प्रोटोकॉल में हो सकती है, हो सकता है HTTP प्रोटोकॉल में हो। ये फंक्शनैलिटी सिर्फ इंफॉर्मेशन रिलेटेड है, जो कि इंटरनेट पे आप सर्च कर सको। पर आजकल जितनी भी एप्लीकेशंस हैं जो वेब सर्विस का मोस्टली यूज़ इसलिए लेती है ताकि वो वेब सर्विस की फंक्शनैलिटी को और ईज़ ऑफ वे में अपनी एप्लीकेशंस में यूज़ करवा सकें। इसका मतलब है कि वेब सर्विस हमें कहीं भी इंटरनेट पे प्रोवाइड करवाई जा सकती है। अगर आप किसी एप्लीकेशन पे कोई इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो वो आप वेब सर्विस की वजह से ही सर्च कर पा रहे हो। वेब सर्विस की फंक्शनैलिटी ही है उसके पीछे कि आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फिर दूसरा, इंटर ऑपरेबिलिटी अमॉन्ग्स्ट एप्लीकेशंस। वेब सर्विस जितनी भी एप्लीकेशन होती है उन सब से कम्युनिकेशन रखती है, उन सब से अपना उनका डेटा शेयर करती है, अपना और उनका डेटा शेयर करती है और सभी को ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। यानी अगर कोई एप्लीकेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एप्लीकेशन है आपके स्टडी पोर्टल को लेकर, है। अब स्टडी पोर्टल है तो उसके अंदर आप जितनी जितनी उसको एक्सेप्टेंस मिले उतनी वो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इन सब का डेटा रख सकती है, क्योंकि एक पोर्टल है। वो पोर्टल आपको लिंक करवा रहा है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज से जिससे आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं। समझ रहे हैं सभी? यस सर। तो इस केस में अब हर यूनिवर्सिटी और हर कॉलेज अपना डेटा इनको देगा, एप्लीकेशन को वेब सर्विस के फॉर्म में देगा। रिटर्न में तो देगा नहीं कुछ, ये लो, ये पेजेस ये ले लो, ये ले लो, नहीं। वो उनको रीडायरेक्ट करवाएगा। डायरेक्ट अब कोई पेज खोला, उसमें मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के सर्वर आ रहे हैं, आप अपना चूज़ करेंगे। आप अपना सर्वर चूज़ करने के बाद वो पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा उसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के सर्वर पे, और फिर वहाँ से जितना भी डेटा उन्होंने आपके लिए शेयर किया है, आपके लिए बनाया है, वो इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्ट उसी पोर्टल पे मिल जाएगी। तो एक स्पेसिफिक कोड बनाना किसी एप्लीकेशन के लिए उससे अच्छा है जो ऑलरेडी कोड्स अवेलेबल हैं
मटेरियल अवेलेबल है, डेटा अवेलेबल है, वो एप्लीकेशन वेब सर्विस की हेल्प से अपने आप अपने पास अवेल करवा लेती है। एक स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल होता है जो सभी के इजीली अंडरस्टैंड होता है। वेब सर्विस की प्रोटोकॉल यूज करती है कम्युनिकेशन के लिए। कौन सी कोड्स है? सर्विस ट्रांसपोर्ट, एक्सएमएल मैसेजिंग, सर्विस डिस्क्रिप्शन और सर्विस डिस्कवरी। प्रोटोकॉल स्टैक और बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट भी इसमें रिडक्शन हो जाता है कम्युनिकेशन का, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन काम है और इंटर ऑपरेबिलिटी से चल रहा है, और जितना भी डेटा होता है हर किसी का वो शेयर होता है और फिर एग्जीक्यूट होता है, तो बहुत लो कॉस्ट हो गया अपने लिए। अब सिस्टम सिक्योरिटी क्या समझ आता है आप सभी को? सिस्टम सिक्योरिटी के बारे में सिक्योरिटी वर्ड आता है। सबसे पहले तो बताओ सिक्योरिटी क्या होता है? डेटा को सुरक्षित रखना या कोई भी प्रोटेक्ट करना। अच्छा, और सिस्टम सिक्योरिटी आ गई तो क्या मतलब? सिस्टम जो डेटा रहता है चोर ना जाए या उसको लीक ना कर सके या कोई सिक्योरिटी या पासवर्ड रखते हैं उसको सिस्टम सिक्योरिटी करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे सिक्योरिटी। सिस्टम सिक्योरिटी में पहली बात है सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी क्या होती है? तो सिक्योरिटी एक तरह से अपने डेटा का, सिस्टम का, इंफॉर्मेशन का बचाव कर लेना सिक्योरिटी होगी। आपका घर है, आप घर को लॉक करके आए हो तो क्या हो गया? सिक्योरिटी हो गई एक तरह की कि हाँ मैंने घर को लॉक कर दिया, वो सिक्योर हो गया, कोई अंदर घुस नहीं सकता। तो कौन घुस सकता है? जो मैं, क्योंकि क्यों? मेरे पास चाबी है उसकी। सही है, एग्री करते हैं सब इससे? यस सर। पर सिस्टम में तो आप ताला लगा नहीं सकते। इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आप पासवर्ड्स यूज़ करते हो। अलग अलग तरह के पासवर्ड्स यूज़ कर सकते हो, जैसा आप चाहो वैसा बना सकते हो। अपनी फाइल्स को कोई और एक्सेस ना कर पाए तो उसके लिए उनको अलग जगह पे स्टोर करके उस पर्टिकुलर फाइल पे भी आप पासवर्ड लगा सकते हैं कि कोई और इसे देख ना पाए। सिक्योर कर सकते हैं अपना डेटा, जितना हो सके सिक्योर करना चाहता है हर कोई। अब सिक्योरिटी करना ही कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक बहुत ही क्रूशल टास्क होता है। क्यों? आसान नहीं होता। अगर डेली लाइफ में आप देखें, आप अपने सिस्टम पे अगर आपने पासवर्ड भी लगा रखा है, सिक्योरिटी भी लगा रखी है, तो भी कोई शोल्डर स्निफिंग करके या आपके पास बैठता है, उस रोज़ आपके साथ बातचीत करता है, आपका सिस्टम यूज़ करता है, तो आप खुद ही अपना पासवर्ड शेयर उसके साथ कर देते हैं। हैकर्स इतने आ गए, आप अपना डेटा कहाँ तक सिक्योर कर सकते हैं? एग्री करते हैं सर इससे? आज सिक्योरिटी थोड़ी क्रूशल हो गई है बहुत ज़्यादा आज के वर्ल्ड में। यस सर। अब सिक्योरिटी का काम क्या होता है? आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी बनाए रखें आपकी, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की। एक सिस्टम को हम सिक्योर तभी कह सकते हैं जब वो सभी रिसोर्सेस उसके यूज्ड हों, एक्सेस हों और सभी एक सर्कमस्टांसिस में काम करे। पर सिस्टम इसकी कोई गारंटी नहीं लेता कि वो सभी डेटा को सिक्योरिटी दे सकता है किसी मैलिशियस सॉफ्टवेयर से, मालवेयर से, थ्रेट से या किसी अनऑथराइज्ड एक्सेस से। अब जो बात मैंने पहले कही वही बात यहाँ पर आ गई कि हाँ आपका सिस्टम सिक्योर है, आपने पासवर्ड लगा रखा है, आप उसकी सभी फाइल्स एक्सेस करते हैं, उसके सभी रिसोर्सेज यूज करते हैं, पर सिस्टम भी इस बात की कोई गारंटी नहीं देता कि वो आपके सिस्टम को प्योरली सिक्योर रखेगा
किसी भी तरह के मालवेयर से, थ्रेड से, वायरस से या किसी अनऑथराइज्ड एक्सेस से। कोई आपको पेन ड्राइव दे कि इसके अंदर भाई ये डेटा है या ये फाइल कॉपी कर दे मुझे जो तेरे पास पड़ी है। आपने अपने सिस्टम में वो पेन ड्राइव लगाई, आपने डेटा ट्रांसफ़र कर दिया या डेटा ले लिया और वापस दे दी पेन ड्राइव। अब क्या कोई गारंटी है कि उसके अंदर कोई मालवेयर या वायरस था या नहीं? कोई गारंटी नहीं हो सकती, हो भी सकता है। हो भी सकता है। अगर हमारा विंडोज़ डिफेंडर ऑन है या आपने एंटीवायरस भी डाल रखा है, तब भी कोई आप एक्सटर्नल डिवाइस एंटर करते हो तो क्या उसको पूरा स्कैन होने देते हो? कोई होने देता है पूरा स्कैन? नहीं सर। स्किप कर देते हैं, नहीं यार इतना कौन टाइम लगा, फटाफट डेटा देना ख़त्म करो। लगाई, डेटा ट्रांसफ़र किया या लिया, रिजेक्ट करके वापस दे दी। और वो अगला कहता है भाई स्कैन तो कर ले एक बार, पर इतना टाइम नहीं है हमारे पास। क्यों? सबको जल्दी है काम करने सर ये स्कैन मतलब क्या होता है सर, समझ में नहीं आया। की। अच्छा, स्कैन मतलब यहाँ पे हुआ, सम... चलो तुम सबको दिखा ही देता हूँ। ये जैसे तुम स्क्रीन देख पा रहे हो मेरी? यस सर। ये तुम देख पा रहे हो मेरा सारा डेटा सिक्योर्ड है, ये कह रहा है। मेरे विंडोज़ वो भी सिक्योर्ड है, कोई इशू नहीं है उसमें, स्टोरेज कैपेसिटी में भी कोई इशू नहीं है। कह रहा है वायरस प्रोटेक्शन, कोई एक्शन की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सेफ है। आपका लास्ट अपडेट भी हो चुका है, कोई रैंसमवेयर प्रोटेक्शन की ज़रूरत कुछ नहीं है। पर अगर मैं ही बोलूँ नहीं यार, मैं इससे थोड़ा हो सकता है कि मैं एक बार खुद के नीड के लिए एक बार स्कैन करूँ। तो ये है स्कैन ऑप्शंस। स्कैन ऑप्शन क्या होता है, आपके पूरे सिस्टम में, आपके पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में, पूरी ड्राइव में, एक में जितनी भी ड्राइव है, 3 है तो 3, 4 है तो 4, सभी ड्राइव की पर्टिकुलर फाइल में हर लोकेशन पे जाके पूरे सिस्टम को स्कैन करेगा। स्कैन यहाँ पे मतलब हुआ चेक करेगा। हम अगर स्कैन क्यों करना चाहेंगे, अगर कोई हम ढूंढ रहे हैं सामान, घर की बात कर लेते हैं, घर में कुछ सामान ढूंढ रहे हो तो आप हर एक अलमारी, टेबल, ड्रॉर सब कुछ चेक करते हो कि आपने सामान कहाँ रखा है। चेक करते हो नहीं करते हो? तो यहाँ पे स्कैनर का मतलब भी वही हुआ, स्कैन करना। आपके पूरे सिस्टम में सर्च करेगा कि ऐसी कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर, थ्रेट, वायरस कुछ भी है या नहीं। ये तो विंडोज़ डिफेंडर का होता है। अगर आपने एंटीवायरस डाला है तो एंटीवायरस के अंदर भी आपको स्कैन का ऑप्शन मिलेगा। अब स्कैन क्लियर हुआ तुम्हें जितेंद्र? यस सर। इसमें तुम स्कैन ऐसे समझ लो, वायरस स्कैन करना, ढूंढ रहा है कोई वायरस है क्या। तो उसको ढूंढ लेता है, उसके बाद सर ढूंढ लेता है तो ढूंढने के बाद अभी तुम्हारे ऊपर है, वो तो तुम्हें रिपोर्ट देगा कि भाई ये वायरस मिला है, ये मालवेयर मिला है, अब इसका क्या करना है। अगर तुमने एंटीवायरस डाला है तो ऑटोमेटिकली उसे रिमूव कर देगा। और अगर विंडोज़ डिफेंडर में भी तुमने ये दे रखा है कि ऐसा वायरस, ट्रोजन, मालवेयर मिलने पे ऑटोमेटिकली उसे रिमूव कर दे, तो वो ऑटोमेटिकली उसे रिमूव कर देता है। पर कुछ ऐसे फाइल्स होती हैं जो विंडोज़ डिफेंडर तुम्हें पूछता है कि इसको क्या करना है, इसको रिमूव कर देना है, रहने देना है,
तो अगर हमने अंदर ऑटोमेट नहीं किया हो तो उसमें वो कैसे करते? मोस्टली ऑटोमेटिक ही होता है प्रोसेस। ओके ओके सर। ऑटोमेटिक ही क्यों होता है, क्योंकि कुछ कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो सिस्टम डिसाइड नहीं कर पाता है कि ये क्या है। क्योंकि कई बार होता है कि हम स्कैन कर रहे हैं तो आपको पता चलता है अगले दिन से आपका गेम भी नहीं चल रहा। सिस्टम उसे मैलिशियस मान लेता है और कहता है ये कुछ थ्रेट कर रहा है तो इसको मैं रिमूव कर। ओके सर। अब सिक्योरिटी सिस्टम किससे वायलेट हो सकती है, तो दो ही चीज़ें होती हैं, एक थ्रेट हो गया और एक अटैक हो गया। थ्रेट यहाँ पे क्या हुआ, धमकाने वाला थ्रेट नहीं है यहाँ पे। थ्रेट यहाँ पे एक प्रोग्राम है जो आपके सिस्टम को सीरियस डैमेज पहुँचा सकता है। और अटैक होता है आपकी सिक्योरिटी को ब्रेक करते हुए आपके सिस्टम का अनऑथराइज एक्सेस लेना। अच्छा, थ्रेट यहाँ पे अगर कोई वायरस है, मालवेयर है, ट्रोजन है, रूटकिट है, तो ये सभी थ्रेट के अंदर आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये सब मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स अगर आपके सिस्टम में एंटर कर जाते हैं तो आप देखते हैं आपका सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है। धीरे धीरे कोई प्रोसेस होने लगता है। जो प्रोसेस महीनों पहले, कुछ दिनों पहले फास्ट काम करता था, वही धीरे धीरे करने लगता है। आप देखने लगते हो कि आपके सिस्टम में साइज ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। तो वो सब किस वजह से होता है? थ्रेट की वजह से। अब थ्रेट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, क्या करेंगे थ्रेट को हटाने के लिए? एंटीवायरस को ना सर। बिल्कुल एंटीवायरस का यूज़ करेंगे। और सर हमारे पीसी में जितनी भी टेम्पररी फाइल्स होगी वो डिलीट कर देंगे। अच्छा, टेम्पररी फाइल्स डिलीट कर दी। अब इससे क्या हुआ फ़ायदा? हाँ, मैं एग्री कर रहा हूँ, तुमने टेम्पररी फाइल्स डिलीट कर दी अपने सिस्टम पे, पर उससे फ़ायदा क्या हुआ? उससे सर हम यूज़ तो करते नहीं है, उस फाइल का वो फोल्डर होता है वो हम यूज़ तो करते नहीं हो, फिर रख के क्या फ़ायदा। इसलिए सर पीसी में ज़्यादा स्पेस हो जाएगी उसकी वजह से, इसकी वजह से पीसी हैंग मारने लग जाएगा, इसलिए डिलीट कर। अच्छा, बस तुम्हारे कहने का मतलब है अगर तुमने टेम्पररी फाइल्स डिलीट कर दी तो तुम्हारा सिस्टम सही हो जाएगा एकदम पहले जैसा। ऐसा कहीं तुमने सुना है, देखा है कि टेम्पररी फाइल्स मैलिशियस एक्टिविटीज़ से ही आती है, थ्रेट की वजह से ही आती है? टेम्पररी नहीं फाइल सर, वो टेम्पररी फाइल्स। यूट्यूब में एक और वीडियो देखा था। अच्छा, हाँ, वो सिस्टम आप अपना, वो टेम्पररी फाइल्स क्या होती हैं, आप अलग अलग वेबसाइट, वेब पेज ओपन करते हैं, आप कोई फाइल डॉक्यूमेंट अपने सिस्टम में अगर ओपन करते हैं तो उसकी भी एक टेम्पररी फाइल जनरेट होती है। हर प्रोसेस की एक टेम्पररी फाइल जनरेट होती है। हाँ, आप उसको डिलीट कर देते हैं तो वो फिर वो डेटा पूरा क्लियर हो जाता है, तो वहाँ से वो स्पेस क्लियर हो गया तो फिर आपका सिस्टम नॉर्मल अपनी थोड़ी स्पीड जो उसकी कम हुई होती है उस स्पीड को वो वापस से गेन कर लेता है, उसमें चलने लगता है। अच्छा, तुमने बताया टेम्पररी फाइल्स, पर टेम्पररी फाइल्स तुम एक्सेस कहाँ से करोगे? सभी को पता है टेम्पररी फाइल्स कहाँ से एक्सेस करोगे, कहाँ से देख सकते हो कि तुम टेम्पररी फाइल्स तुम्हारे सिस्टम में है या नहीं है, और कैसे पता चलेगा कि ये टेम्पररी फाइल्स है? पता है किसी को? नहीं सर। उस पत्थर में दो टैंक लगेंगे वो मिल जाएगी। क्या? विंडोज पे सर्च बार में लिखेंगे डॉट टेम्प TEMP तो फाइल मिल जाएगी। अच्छा, हाँ सर, वो रन में जाके टेम्प लिख देंगे, फिर ओके कर देंगे तो उसका फोल्डर खुल जाएगा। अच्छा, करके बताओगे एक बार? नहीं सर, अभी तो मेरे पास पीसी अवेलेबल नहीं है, उसमें थोड़ा एसएसडी डलवाने आए, दुकान में दिया है पीसी, अभी मेरे पास नहीं है, इसलिए सर अच्छा नहीं कर सकता, सॉरी। अच्छा, ये स्क्रीन पर बताओ क्या ये कमांड सही है?
स्क्रीन पर बताओ तो तुम्हें कमांड दिख रहा है वो सही है टेम्पररी फाइल्स देखने के लिए? भाभी हाँ सर। तो रन में जाके हम लिखेंगे रन में जाके रन आपको स्टार्ट मेनू में मिल जाएगा, नहीं तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है रन को ऊपर करने की? शॉर्टकट की क्या होती है? विंडोज प्लस आर। इसमें जाके कमांड लिखोगे परसेंटेज एम परसेंटेज। ठीक है, सभी को दिख रहा है? यस सर। अब ये मैंने टैब खोल लिया, पर अब इसके अंदर टेम्परेरी फाइल्स कौन सी है ये कैसे पता चलेगा? और कौन सी मुझे डिलीट करनी चाहिए? बताओ। अभी हाँ सर। इनमें से टेम्परेरी फाइल्स कौन सी है इन सभी में से, और कौन सी डिलीट करनी है? सर टेम्पररी फाइल का फोल्डर है तो उसमें सब फाइल टेम्पररी होगी ना। सभी फाइल टेम्परेरी है, पर इसमें से मुझे डिलीट कौन सी करनी है? वो सर आइडिया नहीं है कुछ। देखो टेम्परेरी फोल्डर में तुम आए हो, सही कह रहे हो कि सारी फाइल टेम्परेरी हाँ। होगी, हाँ पर सर। अगर मैं सारी टेम्परेरी फाइल्स डिलीट कर सकता हूँ तो हो सकता है जो मेरे प्रोसेसेस चल रहे हैं वो भी सब बंद हो जाएं एक साथ। वो हो सकता आइडिया नहीं है। टेम्परेरी फाइल्स में जाके टेम्परेरी फोल्डर में जाके हमें देखना है .tmp वाली। हाँ सर। .tmp जिसका एक्सटेंशन होगा ना वो सारी टेम्परेरी फाइल्स है, उसको आप डिलीट कर देंगे तो आपका सिस्टम थोड़ा सा बूस्ट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा अब बताओ वापस अटैक। यहाँ पे अटैक अपना अनऑथराइज एक्सेस लेना, आपकी सिक्योरिटी ब्रीच कर जाना है, ब्रेक करना, ये कैसे पॉसिबल? वो सर हम कई बार वो क्रोम ओपन करते हैं तो कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो एलो की परमिशन आती है, वो दबा देते हैं तो हो सकता है। अच्छा चलो अलाउ की परमिशन दबा दी तो पर सिंपल बताओ अनऑथराइज एक्सेस लेना मतलब क्या हुआ? किसी का आपका सिस्टम है, ठीक है, आपका सिस्टम है, रखा है टेबल पे, मैंने आपसे बिना पूछे अगर आपका सिस्टम यूज़ किया तो ये क्या अनऑथराइज एक्सेस कहलाएगा या ऑथराइज एक्सेस कहलाएगा? अनऑथराइज, यानी बिना आपकी परमिशन के, आपकी मर्जी के कोई भी अगर आपका सिस्टम या कोई भी डिवाइस यूज़ करता है तो वो अनऑथराइज एक्सेस हो सकता है। हाँ, इंटेंशन क्या होता है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर किसी का घर में अगर हम बात करते हैं तो घर में इंटेंशन किसी का बुरा ऐसा होता नहीं है कि मैं आपका सिस्टम इसे ख़राब कर दूँ। होता है क्या घर में? किसी के घर में होता हो तो बताओ मुझे, ऐसा तो कहीं नहीं सुना मैंने। बाहर आप जाते हैं, अलग लोगों से किसी से भी मिलते हो, चाहे दोस्त भी हो आपका, अगर उसका इंटेंशन कुछ बुरा है तो वो आपके डिवाइस को एक्सेस करके, आपकी सिक्योरिटी को ब्रीच करके किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकता है, मेल भेज सकता सर है। हाँ बोलो। आपने इंटेंशन बोला, मीन्स उसको क्या बोलते हैं हिंदी में?
इंटेंशन हो गया आपका, उसके साथ भाव क्या है, इरादा। आपके मन में उसकी भावना क्या है उसके लिए। ओके ओके ओके। अगर मेरी भावना अच्छी है तो मैं किसी का बुरा नहीं करूँगा, पर अगर मेरे मन में खोट है तो मैं चाहूँगा कि किसी का बुरा हो जाए। वो होता है जलन भाव होना किसी के लिए, ये इंटेंशन हुआ है। अब जो भी सिक्योरिटी वायलेशंस होते हैं सिस्टम में, वो मैलिशियस होते हैं या एक्सीडेंटल होते हैं। मैलिशियस तो हो गए वो मालवेयर से, वायरस से, ट्रोजन से, थ्रेट से, इन सब से। और एक्सीडेंटल कैसे हो गए? एक्सीडेंटल यानी आपको पता नहीं है, आपने पेन ड्राइव चेक कर ली, डेटा ट्रांसफर कर लिया और उसमें ऑलरेडी मालवेयर था, शायद देने वाले को भी ना पता हो कि उसके अंदर मालवेयर था या नहीं था, तो वो होता है एक्सीडेंटल। मैलिशियस थ्रेट्स, जैसे थ्रेट का तो मतलब ही होता है हानि पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। तो मैलिशियस थ्रेट यहाँ पे क्या करता है, आपके कंप्यूटर कोड को, वेब स्क्रिप्ट को, सिस्टम को, हर चीज़ को हार्म पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, ताकि आपका सिस्टम वीक हो सके। उसके अंदर लूप होल्स यानी ऐसे रास्ते खुल जाएं जिससे कोई आपका अनऑथराइज एक्सेस ले सके। अब यहाँ अटैक की बात हो रही थी, तो अटैक एक तो होता है आप पर्सनली जाके फिजिकली किसी के ऊपर, किसी के सिस्टम से एक्सेस करते हैं। एक होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर यूज़ करके, मालवेयर या वायरस किसी के सिस्टम में, रूटकिट किसी के सिस्टम में इंस्टॉल करवा के फिर उनका सिस्टम का एक्सेस लें। ये क्या करते हैं, ये आपके सिस्टम को वीक कर देते हैं, जितने भी उसके प्रोसेसेस होते हैं उसको स्टॉप कर देते हैं, जो उसको स्कैन करे, उसको ढूंढ सके। और इससे ये आपकी, ये सबसे पहले अटैक करते हैं आपके फायरवॉल। अगर आपकी फायरवॉल बंद हो जाती है ना, तो आपके सिस्टम को कोई इनकमिंग आउटगोइंग रिक्वेस्ट की इंफॉर्मेशन स्कैन नहीं कर पाता है। अच्छा, आप में से कितने लोग सिस्टम लेके बैठे हैं, वो एक बार चेक करें कि उनकी फायरवॉल ऑन स्टेट में है या ऑफ स्टेट में। कैसे चेक करेंगे, मैं उनकी हेल्प कर देता हूँ। स्टार्ट मेनू पे क्लिक करें, और लिखें विंडोज डिफेंडर फायरवॉल स्टेटस। यहाँ क्या दिख रहा है, मेरी फायरवॉल ऑन स्टेट पे है, यानी मेरे सिस्टम पे जितने भी इनकमिंग आउटगोइंग रिक्वेस्ट कनेक्शन होंगे वो सभी सबसे पहले स्कैन होंगे। इनमें से कुछ मैलिशियस एक्टिविटी तो नहीं है, अगर होगी तो वो वहीं ड्रॉप डाउन हो जाएंगे, और नहीं होगी तो वो मुझ तक आ जाएंगे, मेरे पास से चले जाएंगे। चेक करके बताएंगे मुझे सभी लोग जिन जिनके पास भी सिस्टम अवेलेबल है अभी। स्टार्ट बटन पर क्लिक करके फिर किस में क्लिक करना आगे? स्टार्ट बटन पे, स्टार्ट मेनू पे क्लिक करें, उसके बाद लिखें विंडोज डिफेंडर। ये देखो दिख रहा है, विंडोज अपडेट सेटिंग में जाए कि विंडोज सिक्योरिटी सेटिंग में जाना है? कहीं नहीं, स्टार्ट मेनू पे लिख दो, जहाँ लिखने का ऑप्शन आता है ना, हाँ, वहाँ लिखो विंडोज डिफेंडर फायरवॉल। आ गया सर, आ गया? उसमें गया। हाँ, उसके बाद सर उसको ओपन करते ही ऐसा टैब दिखने लगेगा। अब सर मेरा तो इधर कुछ आया है कि प्राइवेट नेटवर्क से नो कनेक्टेड, और गेस्ट और पब्लिक नेटवर्क तो कनेक्ट है वो। उसको कनेक्ट करो। मैं स्क्रीन शेयर, हाँ चलो स्क्रीन शेयर कर दो तुम। सर 2 मिनट। मेरा ऑन दिख रहा है।
हाँ, क्या लिखना था सर वो फायर? विंडोज़ विंडोज़। हाँ देखो ऊपर ही आ गया। हाँ, हाँ, विंडोज डिफरेंस। डिफेंडर फायरवॉल ओपन करो देखो सर इसको। अब। हाँ, अब साइड में, अब तुम्हें लेफ्ट साइड में टैब दिख रहा है, टर्न विंडोज डिफेंडर फायरवॉल ऑन और ऑफ। हाँ सर। इस पे क्लिक करो। क्लिक नहीं हो रहा है सर। अच्छा, तुमने अपने सिस्टम में मैक कैफे डाल रखा है? क्या पता, मुझे इतना ज़्यादा इसमें पता नहीं चलता है सर। अभी अभी सर लाया हूँ मैं, इसमें ज़्यादा मुझे पता नहीं चलता था। तुम्हारा फायरवॉल ऑफ है। और फिर उसको ऑन कैसे करने का सर? अच्छा, मैक कैफे दिखाओ एक बार, मैक कैफे सर्च करो, MCA। MCA, ये वाला मैक कैफे हाँ, ये वाला। फ्री फाइल लॉक के पर्सनल। हाँ, ये तुमने लिया है, परचेज किया है इसको? नहीं सर सर, नहीं किया तो इसको, इसमें परचेस करना। इसको अनइंस्टॉल मार दो, अनइंस्टॉल कर दो इसको। अच्छा, और किसके ऐसा बंद आ रहा है, बाहर फायरवॉल नहीं। बंद आ रही है और किसी और की? देखो कंट्रोल पैनल में जाओ। सब सब मिनिमाइज कर दो, सब मिनिमाइज कर दो। कंट्रोल लिखो यहाँ पे। हाँ, ये खोल लो, ओपन कर लो। उसके बाद सर अब जाओ अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम में, अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम। अनइंस्टॉल ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम्स के नीचे लिखा हुआ है। हाँ, इस पर क्लिक करो। हाँ हाँ सर। इसमें मैकैफे, अब सर मैकैफे दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा सर। देखो वो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, सातवां ऑप्शन है ऊपर से। ऊपर से सातवां? ये नहीं, रहा। 1 2 3 4 5 6। हमें कैफे फ्री लाइव सेफ। हाँ, इस पर क्लिक करो। ओ, अब ऊपर अनइंस्टॉल पे क्लिक कर दो। अनइंस्टॉल पे यस पे क्लिक करूँ? नो, यस यस पे। कर दिया है सर। अब सर अ, ऊपर टिक्स आ रहे हैं ना, उन पे क्लिक करो, दोनों पे। हाँ, अब अब इसको रिमूव कर दो सर। रिमूव कर दो। अभी सर SMS आया था, वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन। हम्म, ये तुमने एंटीवायरस डलवाया नहीं है ना, ये साथ साथ इंस्टॉल हो गया तुम्हारा। नहीं डलवाया सर। कई बार क्या होता है, हम अडोब एक्रोबेट रीडर अगर डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो उसके साथ आ जाता है। नहीं तो कभी कभार लेनोवो का सिस्टम है क्या तुम्हारा? नहीं सर, HP का है। एचपी का नहीं तो लेनोवो के साथ तो प्री इंस्टॉल्ड आता है। बराबर। तो सर इसमें एंटीवायरस अपने को बहुत ज़रूरी है इसमें डलवाना कि चल सकता है? देखो, यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेरा काम ऐसा है कि मुझे एंटीवायरस की ज़रूरत है, कि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरा इन्फॉर्मेशन ऐसे एक्सेस करे अनऑथराइज, कोई मुझे मेरे सिस्टम में ट्रोजन वायरस मालवेयर कुछ भी डाले, तो मैं बराबर अच्छे से अच्छा एंटीवायरस लेना पसंद करूँगा जो मुझे पूरी टोटल सिक्योरिटी दे सके। बराबर।
नहीं तो इसके लिए विंडोज़ के अंदर विंडोज़ डिफेंडर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। पर सर मेरा तो इतना कुछ वो होता नहीं है, मैं ओनली क्लास अटेंड करता हूँ और यूट्यूब देखता हूँ और थोड़ी बहुत टाइपिंग वगैरह सीखता हूँ, बाकी अंदर मैं कुछ करता नहीं हूँ सर। हाँ, पर अब देख लो, ये एंटीवायरस तुमने डाल रखा था और इसने तुम्हारे डिफेंडर को ही ऑफ कर रखा था, फायरवॉल को। हाँ सर। हेलो सर। हाँ, सर अभी वो एंटीवायरस हमें परचेस करना होगा तो कौन सा बेस्ट रहेगा? एंटीवायरस अगर तुम परचेस करने जाते हो तो हाँ सर। मार्केट में जो तुम्हें अच्छा लगे तुम्हारे लिए। लेकिन सर आपके हिसाब से कौन से अच्छा रहेगा? अब मेरी बात करूँ, मैं खुद एंटीवायरस यूज़ नहीं करता हूँ। नहीं करते? हाँ, तो सर आप यूज़ नहीं करते तो फिर हमारे यूज़ करने का क्या मतलब है? आप तो इतना काम भी करते होंगे ना सर। हाँ। मोस्टली क्या रहता है, तो फिर आपके सामने। सबसे ज़्यादा खतरा कब रहता है? जब ऑनलाइन रहते हो आप। हाँ। इंटरनेट से कनेक्टेड अगर आप ऐसे काम करो कि रिस्टार्ट लेटर रिस्टार्ट, तुम्हारा सिस्टम बंद हो जाएगा। अच्छा, और किसी का फायरवॉल ऑफ है? और किसी के साथ सेम इशू है, किसी का फायरवॉल ऑफ है तो ऑन कर लें उसको अभी। बाकी सब सुन पा रहे हैं? यस। और किसी के साथ तो कोई ऐसा इशू नहीं? नहीं सर, वो नहीं है। तो जब तक जितेंद्र का सिस्टम रिस्टार्ट हो गया है, एक्सीडेंटल थ्रेड्स होते हैं। दूसरा एक्सीडेंट, सबसे पहले होता है एक्सीडेंटल थ्रेड्स। क्या होता है? एक्सीडेंटल थ्रेड्स क्या होते हैं? एक्सीडेंटल थ्रेड्स अभी बताया मैंने। एक्सीडेंटल गलती से, अनजाने में, ना पता होते हुए अगर कोई आपको पेन ड्राइव दे रहा है, हार्ड ड्राइव दे रहा है, सीडी दे रहा है, डीवीडी दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, अगर उसको ही ना पता हो कि इसके अंदर ऑलरेडी मालवेयर है, वायरस है, और फिर आप उसको अपने सिस्टम में रन कर लें, तो ये एक तरह का एक्सीडेंटल थ्रेट होगा। यह है अनइंटेंशनल, ऐसा कोई बुरा भाव ना रखते हुए। अब बताओ, एक्सीडेंटल थ्रेट को रोकना अपने हाथ में होता है कैसे? और एक थोड़ा ईजियर भी होता है, कैसे होता है? कौन बताएगा? कोई भी पेन ड्राइव या किसी सीडी से हम कोई भी चीज़ ले तो पहले स्कैन करके लेनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। अगर कोई काम है, चलती भी है, तो भी क्या हो गया, थोड़ी देर स्कैन हो जाएगा, क्या क्या निकल जाएगा इसका? कोई भी आप इंफॉर्मेशन, डेटा कुछ भी ले रहे हैं किसी अदर डिवाइस से, उसको स्कैन होने दें। स्कैनिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही कुछ आगे स्टेप लें। सिक्योरिटी कैसे ब्रीच हो सकती है, तोड़ी जा सकती है? सबसे पहले ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ पे क्या मतलब समझे? कोई भी आपका डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल है, किसी के साथ शेयर नहीं करने वाला डेटा है, तो उस तरह के वायलेशन को अगर
आपकी मार्कशीट है, आपकी टेस्ट की, ट्वेल्थ की, कॉलेज की, कोई सी भी अगर मार्कशीट है, डिग्री है, अगर बिना आपके ऑथराइजेशन के मैं उसको देख लूँ, किसी और को दे दूँ, तो ये क्या हुआ? एक तरह का ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। आपके पास जो डेटा पड़ा है बिना आपकी ऑथोरिटी के, अगर वो डेटा मैं किसी के साथ या कोई और किसी के साथ शेयर कर देता है, तो वो हुआ आपका ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, क्योंकि वो डेटा, वो इन्फॉर्मेशन, वो डॉक्यूमेंट आपका था। बिना आपकी ऑथोरिटी के कोई भी आपकी ऐसे डेटा या इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं कर सकता है। विद ब्रीच ऑफ इंटीग्रिटी, अखंडता। कोई आपके डेटा को, अगर आपकी मार्कशीट में मैं अपना नाम चेंज करके या आपके आधार कार्ड में मैं अपनी फ़ोटो चेंज करके किसी को दे देता हूँ, तो मैंने आपके डेटा के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ मॉडिफिकेशन किया, तो इसमें क्या हुआ? ब्रीच ऑफ इंटीग्रिटी। क्या इसको रोक सकते हो? क्या ब्रीच ऑफ इंटीग्रिटी को रोका जा सकता है? हाँ, पर हम थोड़ी प्राइवेसी बढ़ा रहे हैं तो वो रोका जा सकता है अगर हम किसी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर ना करें तो। आपने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई डॉक्यूमेंट फ़ोटो कॉपी करवाया, फ़ोटो कॉपी वाले ने अपने पास एक और कॉपी रख ली और उसके ऊपर उसने आधी इन्फॉर्मेशन आपकी ले ली और उसके अंदर फ़ोटो उसी पे उतनी ही साइज़ की काट के किसी और की लगा दी और दोबारा फ़ोटो कॉपी कर लिया। क्या आप पहचान सकते हैं या कोई और पहचान सकता है कि ये फेक है या ओरिजिनल है? नहीं तो वो भी एक तरह का ब्रीच ऑफ इंटीग्रिटी है। फिर ब्रीच ऑफ अवेलेबिलिटी, ये आपके अवेलेबल डेटा का डिस्ट्रक्शन करना, डिलीशन करना, ये सब आपका ब्रीच ऑफ अवेलेबिलिटी है, बिना आपकी एक्सेस की। ये ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ये सभी जब किसी की अथॉरिटी के बिना कोई एक्सेस किया जाता है, यूज़ किया जाता है या रिमूव किया जाता है, तो ये सभी अनऑथराइज कैटेगरी में इन्वॉल्व होता है। तो आज यही खत्म करते हैं, इससे कंटिन्यू करेंगे। ओके। ओके सर।